हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी में मग्न होंगे और ये लेक्चर सीरीज़ आपका भरपूर सहयोग कर रही होगी। हमने इकोनॉमिक सीरीज़ शुरू की है कल से, ठीक है। पॉलिटी हम लगभग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई टॉपिक आपको वहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं उन टॉपिक्स को ले लूँगी। तो आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। देखें हम कितने दिन में इसको कर पाते हैं। कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा सा स्पीडी प्रोसेस किया जाए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का इकोनॉमिक सेशन। हम टॉपिक ले रहे हैं क्या, IEO, यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। शुरू करते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस. These are established by two or more countries and are subject to international laws. सभी को पता है कि जो ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये एक्सटर्नल फाइनेंस के लिए काम आते हैं, ठीक है। और ये दो या दो से अधिक कंट्रीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं और इनमें कौन सा लॉ चलता है, इंटरनेशनल लॉ चलता है। सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्क टूवर्ड्स developmental financial credit and support to countries in need, while other financial institutions guide the world's monetary transactions and policies. यानी इसमें बता रहे हैं कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि किस तरफ काम करते हैं, डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिट ये सब चीज़ें। और कुछ क्या करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कैसे होगा, गुड्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। कुछ जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस इन 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। द प्राइमरी एम टू इस्टेब्लिश दीज इंस्टीट्यूशंस वॉज टू रिस्टोर द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 चल ही रहा था, ठीक है, तब तक ये इंस्टीट्यूशन आ गया ताकि उसके डिस्ट्रेस को कम किया जा सके एज अ मैकेनिज्म टू कोप विद द सेम फील्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 भी हो चुका था तब तक, ठीक है। द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर राइटली रिफर्ड टू एज ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ठीक है। इसको ट्विंस के नाम से, तो ट्विंस में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको शॉर्ट में IMF कहते हैं, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। तो IMF क्या है, इट मेंटेन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग मेंबर गवर्नमेंट्स विद टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, ठीक है, ट्रेनिंग देता है एंड लोन्स टू हेल्प देम वेदर शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। इस तरह की चीज़ें करता है। शॉर्ट टर्म बैलेंस होता है, ठीक है, उसको जिसे हम शॉर्ट में BOP भी कहते हैं ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में मान लीजिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, उसका जो आता है डिफरेंस। ओके फाइन। वर्ल्ड बैंक क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ 5 एंटिटीज़, इसमें 5 है ना, दैट गिव क्रिटिकल फाइनेंस and technical support to developing countries worldwide to alleviate global poverty। यानी कि वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, एक तो पहली बात इसमें 5 एंटिटीज़ हैं, ठीक है, और ये क्रिटिकल फाइनेंस करता है और टेक्निकल सपोर्ट भी देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है, और ताकि उनकी जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सके, उसका उन्मूलन किया जा सके, उसे ख़त्म किया जा सके, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जान लेते थे। The primary goal of the IMF is to maintain international monetary system. It accomplishes this in 3 ways, ठीक है। IMF का प्राइमरी गोल क्या है कि इंटरनेशनल एक मॉनेटरी सिस्टम बन सके, ठीक है। और ये कौन से 3 मेन काम करता है, फर्स्ट है मॉनिटरिंग द ग्लोबल इकॉनमी एज वेल एज द इकॉनमीज ऑफ मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। विश्व स्तर पे जो इकॉनमी है उसकी, मतलब उसके पे नज़र रखता है, मॉनिटरिंग करता है, और जो उसके मेंबर हैं उनकी इकॉनमीज़ पे भी एक तरह से सर्वेलेंस करता है, ठीक है।
लेंडिंग टू कंट्रीज हैविंग नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी उन कंट्रीज़ को लोन्स वगैरह देता है जिसकी नेगेटिव बीओपी है, यानी नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जहाँ पे इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, जिन कंट्रीज एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट ज़्यादा होगा, यानी वो आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, तो फिर उनका नेगेटिव में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चला जाता है। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एड टू मेंबर्स, यानी कि ठीक है जितनी भी प्रैक्टिकली मदद की जा सकती ये सब चीज़ें करता है IMF। टेक्निकल असिस्टेंस भी करता है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जान लेते हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ? 1944। मेंबरशिप 188 कंट्रीज़ की है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इसलिए बता रही हूँ। पब्लिकेशंस कौन कौन सी, ये मतलब एक तरह से रिपोर्ट या कुछ होता नहीं, वो जारी करते रहते हैं, तो इनकी 2 पब्लिकेशंस हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ओके, अब इसको जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सभी समझ गए। फैसिलिटेट द एक्सपांशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन अ बैलेंस मैनर, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को एक तरह से बढ़ावा मिले और एक बैलेंस मैनर में इकॉनमी रन कर सके जो ग्लोबल, वो सारी चीज़ें। ठीक है, स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट। ओके, असिस्ट इन द क्रिएशन ऑफ मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम, समझ गए कि बहुआयामी जो सिस्टम है उसका मतलब एक्सचेंज हो सके मनी का इधर उधर। ठीक है, बहुत सारे पेमेंट सिस्टम्स लोग कर सकें, यानी यहाँ पे लोगों को मतलब कंट्रीज से मतलब है। ठीक है, मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर्स हु आर हैविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स विद प्रॉपर प्रोटेक्शन, यानी कि उनको ऐसे रिसोर्सेज, यानी मेंबर्स को ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल कराना ताकि उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व हो सके, वो सॉल्व हो सके। IMF और उसका कोटा भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो IMF इज़ अ कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन। अ मेंबर कंट्री सब्सक्रिप्शन टू IMF's कैपिटल फंड और कंट्रीब्यूशन टू द IMF इज रिफर्ड एज कोटा, यानी कोई भी मेंबर कंट्री सब्सक्रिप्शन तो करती है जो कि IMF का कैपिटल फंड होता है। कैपिटल का मतलब बहुत बृहद है यहाँ पे। ठीक है, और जो कंट्रीब्यूशन करते हैं टू द IMF इसको कोटा कहा जाता है। द कोटा ऑल्सो डिटरमाइंस द IMF's ड्राइंग राइट्स, यानी कि ड्राइंग राइट्स तो समझ ही रहे ना कि हम मनी कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, द कोटा ऑल्सो डिटरमाइंस द वोटिंग पावर, यही कोटा डिटरमाइन करता है वोटिंग पावर को भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द कोटा इज 10%, वोटिंग राइट्स विल हैव 10% वेटेज। ठीक है, फाइन। SDR यही इसी से आ रहा है। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसे बोलते हैं। तो ब्रिटेन वुड्स एस्टैब्लिश्ड an international monetary system based on set exchange rates pegged to the dollar and roughly pegged to gold, known as gold exchange standard, यानी आपको सभी को पता है गोल्ड का भी एक्सचेंज होता है, उसका भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। इन दिस a fixed amount of dollars and a fixed amount of gold could be purchased for each unit of currency, यानी कि डॉलर के फॉर्म में और गोल्ड के फॉर्म में भी परचेज किया जाता है, इस हिसाब से उसकी करेंसी का वैल्यू होता है। ठीक है, इट इज़ नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द IMF, रादर इट इज़ अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ द IMF मेंबर्स। SDRs कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसीज, जैसे कि SDR वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय अ बास्केट ऑफ मेजर फॉरेन करेंसीज, वेटेड एवरेज वैल्यू। SDR बास्केट कंटेन्स 5 करेंसीज, कौन कौन सी हैं ये पूछा जा सकता है। तो जिसमें डॉलर है, येन है, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, एंड रेनमिन भी है, रेनमिन भी। ठीक है, SDR is now largely used as a unit of account with IMF records kept in SDR and quotas allocated in the SDR. ठीक है, SDRs are privileges provided to the IMF members that allow them to withdraw funds from the IMF over their quota. सभी को पता है SDR का मतलब ही है कि उनको दिया जाता है, इनके मेंबर्स जो होते हैं IMF के, ठीक है, ताकि वो फंड्स को विड्रॉ कर सकें। ठीक है, जिस हिसाब से उनका कोटा होगा उसी हिसाब से वो कर पाएंगे। ठीक है, फाइन। इट इज़ एनालॉगस टू बैंक प्रोवाइडिंग कंज्यूमर विद अ क्रेडिट लिमिट, जैसे कि नॉर्मली बैंक्स में एक क्रेडिट लिमिट होती है, वैसे यहाँ पे SDR होता है IMF में। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया। ठीक है, ये एनालॉजी की तरह से दी जा रही है यहाँ पे। ओके, फाइन। When SDRs are allocated, the sum is credited to the country's special drawing account with the IMF. Originally,
SDR वर ओनली सपोज टू यूज टू सॉल्व द BOP प्रॉब्लम। इनिशली क्या था कि सिर्फ ये जो BOP की प्रॉब्लम आती थी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आती थी, उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था ये सिस्टम। लेकिन अब क्या है, द यूज़ ऑफ SDRs हैज़ बिन लिबरलाइज, थोड़ा सा इसको एक तरह से ढीला किया गया, एक तरह से लचीला बनाया गया, ठीक है। टू ड्यू टू एफर्ट्स टू मेक एन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि एक इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अकाउंट बन सके, इसके लिए भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, लिबरलाइज किया गया, लचीला बनाया गया। पहले ये थोड़ा सा वो था। SDRs कैन नाउ बी यूज डायरेक्टली अमंग मेंबर्स विदाउट IMF कंसेंट, यानी कि डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, IMF का कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। टू ऑब्टेन द डिजायर्ड करेंसी अ कंट्री कैन एक्सचेंज SDRs विद अनदर कंट्री, एक दूसरी कंट्री से भी एक्सचेंज करते ही रहते हैं, ठीक है। SDRs कैन ऑल्सो यूज टू पे द IMF चार्जेस, यानी IMF के चार्जेस को पे करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। SDR has grown in importance as a reserve asset and a unit of international transaction settlement, यानी इंटरनेशनली जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको सेटलमेंट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। सम कंट्रीज आर टाइड टू द SDR, यानी सब कुछ कंट्रीज़ ने क्या किया है, टाई अप कर रखा है SDR के साथ। ओके फाइन, ओके। इश्यूज़ क्या हैं इनके वो जान लेते हैं IMF के। इट फॉलोज अ वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी विच प्रिस्क्राइब्स द सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल इल्स, यानी क्या कह रहे हैं कि एक तरह की पॉलिसी है और सभी एक तरह से इल्स को ट्रीट करने के लिए, तो एक तरह से ये किसका क्रिटिसिज्म एक इशू बन जाता है। द लोन्स इट डिसबर्सेस कम विद कंडीशंस दैट रिक्वायर दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द पुअर बी कट, प्राइवेटाइज योर इंडस्ट्री, सीज सब्सिडीज, ओपन अप योर मार्केट्स एक्सेट्रा, यानी ये जब इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो कुछ शर्तें भी लगाएंगे कंट्रीज़ के साथ। तो उसमें क्या क्या आ जाता है कि सब्सिडीज़ को बंद करना पड़ता है उन कंट्रीज़ को, ठीक है, ठीक है, ओपन करनी पड़ती है अपनी मार्केट्स को, ठीक है, और प्राइवेटाइज करना पड़ता है इंडस्ट्री, ये सारे वो कंडीशंस लेकर के आता है IMF, तभी सारी चीज़ें होती हैं। प्राइवेट इंटरनेशनल फ्लोज are enormous while the IMF source base is limited in comparison, rendering it ineffectual, यानी यहाँ जो प्राइवेट इंटरनेशनल होते हैं उनका जो मनी का फ्लो होता है बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन जो IMF का जो रिसोर्स बेस है वो लिमिटेड हो जाता है कॉपरेशन तक, ठीक है। लिमिटेड कह रहे थे कि जो आप ये फाइनेंशियल कॉपरेशन चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता है, ठीक है। आप समझ ही रहे हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए क्रेडिट देगा तो अपनी वो शर्तें तो लागू करेगा ना, तो ये सारी उसमें कंडीशंस होती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो ये एक तरह से इनइफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। द कोटा सिस्टम इज़ मोस्ट कंट्रोवर्शियल ड्यू टू इट्स एसिमेट्रिक पावर स्ट्रक्चर, यानी सभी को पता है कोटा सिस्टम किसी को 10% मिला है, किसी को 20%, इस तरह से होगा ही होगा, तो एक तरह से ये एसिमेट्रिकल हो जाता है। यहाँ सिमेट्री की बात नहीं हो रही है, मतलब एक तरह से कंट्रीज़ के बीच में भेदभाव आपको देखने को मिलता है। तो एक तरह से ये पावर का ही मामला हो जाता है, यानी जो जितनी कंट्रीज़ के पास जितना कोटा होगा उस हिसाब से वो ड्रॉ कर सकती है मनी को, फंड्स को, इस तरह से। अ हायर IMF कोटा मीन्स मोर वोटिंग राइट्स, ओके फाइन, एंड बोरोइंग परमिशंस अंडर द IMF, जिसके पास ज़्यादा, वही मैंने बताया, जिसके पास जितना ज़्यादा कोटा उतनी ज़्यादा वोटिंग राइट, उस हिसाब से वो ड्रॉ कर सकेगा मनी को, फंड्स को, और उतना ज़्यादा उनका फिर वर्चस्व, ठीक है। The formula is designed so that some countries are overrepresented in the IMF, which is why emerging countries are against the quota scheme of the IMF. ये बता रहे हैं यहाँ पे कि ये सिस्टम इसलिए, ये फॉर्मूला इसलिए बनाया गया कि कुछ कंट्रीज़ को ओवर रिप्रेजेंटेशन मिला, ठीक है, IMF में ही, इसीलिए कुछ कंट्रीज़ क्या हैं जो एमर्जिंग कंट्रीज़ हैं वो इसके अपोजिशन में रहती हैं, यानी उसके अगेंस्ट रहती हैं, ठीक है। The IMF surveillance mode failed to forecast, much less avert the global recession in, यहाँ पे एक इनका क्रिटिसिज्म, एक इशू ये भी है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इतना सब कर रहा है IMF, फिर भी जो ग्लोबल रेसेशन आया था 2008-9 का, उसको ये फोरकास्ट यानी पहले से नहीं बता पाया, ठीक है, ओके फाइन। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वर्ल्ड बैंक provides crucial financial and technical assistance to develop countries worldwide, सभी को पता है वर्ल्ड बैंक का क्या काम है कि टेक्निकल असिस्टेंस, यानी कि कुछ भी टेक्निकल असिस्टेंस देना है कंट्रीज़ को जो कि एमर्जिंग है, जो कि डेवलपिंग यानी अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई हैं, उनको करना, और फाइनेंशियल तो करता ही करता है, ठीक है। दिस इज़न्ट जस्ट अ बैंक इन द ट्रेडिशनल सेंस, ये जस्ट बैंक ही नहीं है केवल, क्या बता रहे, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड कोऑपरेशन टू एलिविएट पॉवर्टी एंड प्रमोट डेवलपमेंट, यानी
पॉवर्टी जिन कंट्रीज़ में है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है, तो उनको एक तरह से दूर करने का, उन्मूल करने का और डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम करती है। इस्टेब्लिशमेंट इसका भी 1944 है। मेंबरशिप इसमें 189 कंट्रीज़ का है। हेडक्वार्टर इसका भी वाशिंगटन डीसी। ये कंपैरिजन है IMF और इसका, ठीक है। ये क्या क्या पब्लिकेशंस करते हैं, यानी कि रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट्स है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये सारे वो जारी करता है। ये सारे पब्लिकेशंस हैं उसके। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वर्ल्ड बैंक के, तो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंकरेजमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस टाइम इकॉनमी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी। ओके, ठीक है। अब इसके देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक की 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनिए। नहीं समझ में आता है वीडियो दोबारा देखिए। ओके, तो कौन वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसीलिए कहा जाता है, तो उसमें 5 कौन कौन के इनके ऑर्गेनाइजेशन से वो जान लेते हैं। तो पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IBRD। फिर से बताती हूँ, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA। ओके, फिर थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC। फिर मीगा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और लास्ट में कौन सा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स यानी ICSID। फाइन, अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। हम यहीं तक वर्ल्ड बैंक तक ही आज रखेंगे, ओके, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा ये। ओके, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जानते हैं इसके बारे में, IBRD के बारे में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी बैंक उस समय ये थी, इन 1944 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ डेवलपमेंट लोन्स इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट लोन्स यही देती है। इट प्रोवाइड्स लोन्स, गारंटीज, एडवाइजरी सर्विसेज एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स टू मिडिल इनकम कंट्रीज़ एंड लो इनकम कंट्रीज़। समझ गए, मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करवाता है ये IBRD। ओके फाइन, मोर देन 60% ऑफ द IBRD's पोर्टफोलियो इज़ मेड ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज़। ठीक है, इसके ज़्यादातर जो काम है ये 60% से ज़्यादा मिडिल इनकम कंट्रीज़ को ही देता है, सारी चीज़ें, असिस्टेंस वगैरह। ओके फाइन, इट्स सोर्सेज मोस्ट ऑफ इट्स फंड्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल मार्केट से ही करता है। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द IBRD। इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है IBRD का। फाइन, अब जानते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1960। IBRD 1944, ठीक है, इसलिए ईयर भी जानते रहिए। तो IDA कब इस्टेब्लिश हुआ, 1960 में। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री, यानी जो वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स ग्रांट्स एंड लो इंटरेस्ट लोन्स टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट, यानी कम दरों में लोन देता है, ठीक है, उनको एक तरह से ग्रांट भी देता है, ठीक है, अनुदान जिसे बोलते हैं, ठीक है, ताकि जो वर्ल्ड की पूरे कंट्रीज हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। फाइन, अब आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी कि IFC, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1956। फाइन, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रॉफिट करने के लिए नहीं है बेसिकली ये, इनका काम क्या है, प्राइवेट इंटरप्राइज को प्रमोट करना डेवलपिंग नेशंस में, जो नेशंस डेवलप कर रहे हैं उनके जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं उनको हेल्प करना। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी फाउंडिंग मेंबर है। फाइन, मीगा जान लेते हैं, जिसे बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। फाइन, इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स with non-commercial risk insurance and assist developing country governments in attracting the foreign investment, यानी कि एक तरह से ये क्या प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, नॉन कमर्शियल रिस्क इंश्योरेंस, यानी कि जो इंश्योरेंस का मतलब ही है कि रिस्क के बेस पे ही वो होता है, और असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट्स को ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ सके। नॉन कमर्शियल रिस्क इंक्लूड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, द गवर्नमेंट डिसीजन टू नेशनलाइज अ प्राइवेट बिजनेस एंड सो ऑन। नॉन कमर्शियल रिस्क का मतलब होता है कि
आपको सभी को पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती ही होती है कंट्रीज़ में, और जो गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं ना कि किसी भी प्राइवेट इंटरप्राइज को नेशनलाइज करना या ठीक है, ऐसा जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसके बारे में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जिसे ICSID बोलते हैं, इसका कब ये गठन हुआ, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1966। इसका क्या काम है, इट इज़ यूज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द गवर्नमेंट। आपको सभी को पता है गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनका ये सेटलमेंट करने के लिए ये प्रॉपर इसको बनाया गया। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है बिकॉज इट बिलीव्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस फेवर्स डेवलप कंट्रीज़, क्योंकि ये इंडिया ऐसा मानता है कि इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा इस प्रकार का है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक तरह से फेवर करता है, ठीक है। अब इश्यूज़ क्या हैं वर्ल्ड बैंक के, वो जान लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। Some critics have pointed out that the World Bank, under the guise of the Structural Adjustment Program, यानी इसको SAP भी बोलते हैं, यानी Structural Adjustment Program, जान गए, ठीक है, serves the purpose of world capitalism, यानी कि विश्व स्तर पे पूंजीवाद को एक तरह से उनके पर्पस को ये सर्व कर रहा है, एंड कंटिन्यूज टू बी डोमिनेटेड बाय द रिच कंट्रीज़, यानी कि रिच कंट्रीज़ का यानी डेवलप कंट्रीज़ का एक तरह से डोमिनेशन यहाँ दिखता है, यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखता है, ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। द वर्ल्ड बैंक इम्पोज SAP ऑन डेवलपिंग कंट्रीज एज अ कंडीशन फॉर रिसीविंग लोन्स। SAP इज़ अ सेट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स। देखिए इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इम्पोज करता है SAP। SAP क्या है, इसका मतलब होता है कि फ्री मार्केट की जाए, ठीक है, इकोनॉमिक, एक तरह से वो ये चाहता है ना कि हमारी शर्तों पे हर चीज़ें चलें, ठीक है, ठीक है। अगर आपको लोन चाहिए तो आपको ये सब करना पड़ेगा, इस तरह के वो सैंक्शंस लगाता है, ओके फाइन। SAP पॉलिसीज इट इज़ बिलीव्ड हैव वाइडेंड द डिवाइड बिटवीन द एफुलेंट एंड पुअर लोकली एंड वर्ल्ड वाइड, यानी SAP पॉलिसीज़ ऐसी हैं, ठीक है, कि ये जो एफुलेंट लोग हैं यानी कि जो अमीर लोग हैं, पुअर लोग के बीच में क्या कर रहा है, एक तरह से डिवाइड बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसका एक तरह से क्रिटिसिज्म है। Emerging new economic powers, particularly India and China and certain other Asian and Latin American countries, should be given significant consideration and importance. यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इश्यूज़ ये भी है कि जैसे नई जो इकॉनमीज़ डेवलप हो रही हैं, मतलब उभर के आ रही हैं, जिसमें इंडिया और चाइना बहुत अच्छे से उभर रही हैं, तो एक तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है उनको स्पेशल कंसिडरेशन और इम्पॉर्टेंस मिलना चाहिए, बट उतना मिलता नहीं है, ये एक तरह का इशू है, ठीक है। इफ़ द वर्ल्ड बैंक डज नॉट एडजस्ट टू द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, इमर्जिंग इकोनॉमीज में गो देयर ओन वे। इसमें कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड बैंक अपने चाल चरित्र नहीं ठीक करेगा, ठीक है, जैसे जैसे ग्लोबल चीज़ें चेंज हो रही है उस अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढालेगा, तो क्या होगा कि ये सब जो इकॉनमीज़ जो इमर्ज करेगी अपना अपना रास्ता ले लेंगे, फिर वर्ल्ड बैंक से कोई मतलब नहीं रखेंगे, वो इस तरह का कहा जा रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना एस्टैब्लिश द एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी AIIB, उसने इस्टेब्लिश कर दिया, देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक तरह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक को सरपास करके चाइना ने ये चीज़ की है, ओके। दिस वुड सिग्नल the emergence of multipolarity without multilateralism, resulting in a climate of competing interest and values among a diverse group of countries। यही बता रहे हैं कि फिर कंट्रीज़ जो थोड़ा मतलब अपने आप को समझ पा रही हैं कि मैं सशक्त रूप से उभर कर मतलब आ रही हैं, वो अपना अपना एक खुद ही बैंक बना लें, जो उनकी कंडीशंस या उनको फॉलो करते हैं वो फॉलो कर लेंगे, अपना रास्ता वर्ल्ड बैंक एक कोने हो जाएगा। ये इस तरह से फ्यूचर में हो सकता है ये चीज़, ये यहाँ पे एक आशंका जताई जा रही है, ठीक है। डीप वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू रीथिंक द करंट वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंश्योर दैट एमर्जिंग पावर्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ मीनिंगफुल वॉइस इन दिस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स नहीं करेगा तो फिर आगे आने वाले समय में हो सकता है इसका कोई बड़ा माई बाप खड़ा हो जाए। कंट्रीज़ जो बहुत ग्लोबली एमर्ज कर रही हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमीज़ उनकी बहुत एमर्ज कर रही हैं, वो कंट्रीज़ अपना अलग से बना लेंगी और वहाँ उनका सिस्टम सेटलमेंट सब हो जाएगा, फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने जो सिस्टम्स हैं उनको चेंज नहीं करेगा वर्ल्ड बैंक, तो ये होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, ठीक है।
आज हमने 2 ऑर्गेनाइजेशंस को ले लिया है, IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। ओके फाइन, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुशी मन से पढ़ाई करिए, बर्डन मत लीजिए। जब खुशी मन से करेंगे तो प्रोसेस ईजी हो जाएगा। कल मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।